हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल स्टडी आईएएस पर। और यहाँ पर मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ एक और पर्टिकुलर लेक्चर। ये लेक्चर होने जा रहा है लेक्चर नंबर 4 आपकी सीरीज का, जिसका नाम है मैराथन कोर्स या गवर्नमेंट स्कीम 365 फॉर योर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2020। तो ये जो एग्जामिनेशन है जो आपका 4 अक्टूबर को होने वाला है प्रीलिम्स, और उसके बाद जो आपका मेंस है 2020 का 2020 का, उसका अगला पार्ट होने जा रहा है गवर्नमेंट स्कीम का। इसके पहले हम देख चुके हैं पिछले 3 पार्ट्स में पिछली स्कीम्स को। ओके, तो शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। तो यहाँ पर शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा दैट अनअकैडमी प्लस पर कॉम्प्रिहेंसिव बैच जो है वो शुरू होने जा रहे हैं फॉर योर यूपीएससी 2021। ओके, सॉरी। सो यू कैन बेसिकली ज्वाइन अनअकैडमी प्लस अगर आप ज्वाइन करना चाहें। और कोर्सेज जो है वो शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे बाइलिंगुअल कोर्सेज अवेलेबल हैं हिंदी में, प्योर हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी अवेलेबल है, और प्योर इंग्लिश मीडियम का भी जीएस बैच जो है वो शुरू हो चुका है। इसके अलावा आप बाकी ऑप्शनल और बाकी सारी चीजें भी अनअकैडमी प्लस पर कवर कर सकते हैं। अगर इसको कैसे सब्सक्राइब करना है तो इस पर बात करें तो अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको यूपीएससी सीएसई यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का प्लस टैब मिलेगा। प्लस टैब में यहाँ पर आप देखेंगे दैट गेट सब्सक्रिप्शन पर अगर आप क्लिक करेंगे आप इस विंडो में पहुंचेंगे। यहाँ पर ये जो स्क्रीन है ये आपको दिखा रही है कि सब्सक्रिप्शन के मॉडल है 1 मंथ, 3 मंथ, 6, 12 एंड 24। तो अगर लेट से आप 24 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे दैट 75% ऑफ ऑलरेडी है। और अगर आप अप्लाई कर देंगे कोड स्टडी आईएएस, तो ये जो कोड है STUD स्टडी आईएएस, ये जो कोड है इसको अप्लाई करना नहीं भूलना है। इसको अगर अप्लाई करोगे तो ये डिस्काउंट मिल जाएगा 10%, और ये अमाउंट जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली सेम गोज विद 12 मंथ्स। ठीक है, तो 12 मंथ्स भी अगर लेना चाहोगे तो देन ऑल्सो 58% ऑलरेडी अनअकैडमी ऑफ दे रहा है, और अगर स्टडी आईएएस कोड अप्लाई कर दोगे तो ये और अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस थिंग विद रेस्पेक्ट टू योर अनअकैडमी प्लस। और इसके अलावा जो लोग 2020 के लिए प्रीलिम्स की मॉक टेस्ट देना चाह रहे हैं, सो हियर वी हैव द मॉक टेस्ट एज वेल। यूपीएससी चैंपियनशिप नाम से मॉक टेस्ट है, फ्री अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल है। यू कैन एनरोल in this for free itself. Okay, so let's get started with today's topic। और आज बात करने वाले हैं, सबसे पहले देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको बोलते हो शॉर्ट में माईटी। ठीक है, तो माईटी की बात करेंगे। इसके पहले हम बहुत सारी चीजें देख चुके हैं। अगर आपने पुराने पार्ट्स नहीं देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर आपको गवर्नमेंट स्कीम्स आपकी 2020 के लिए मिल जाएंगी। वहां पर मेरे सारे वीडियोस आपको 3 वीडियोस मिल जाएंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सबसे पहली जो स्कीम है वो है आपकी डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया आपको पता है दैट हम जो है डिजिटल इंडिया की तरफ जा रहे हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा आंखें और दिमाग और आईज, ईयर्स और माइंड और हार्ट, ये 4 चीजें हैं, E² H² जो होता है, तो इसको खोल के रखो। बिकॉज द थिंग इज कि डिजिटल इंडिया माईटी की है, बट जो नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन है या भारत नेट प्रोग्राम है, ये जो सारी चीजें हैं, भारत नेट मिशन है, तो ये सारी चीजें आपकी किस में आई थी? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में, और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन में। दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर कि डिजिटल इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है, अलग मिनिस्ट्री है। लेकिन ये जो डिजिटल इंडिया के ही एक तरीके के आपको सब पार्ट लग सकते हैं, ब्रॉडबैंड वगैरह, इंटरनेट वगैरह, बट दीज आर द पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखना। ठीक, सो नाउ डिजिटल इंडिया क्या है? इट बेसिकली, अगर इसका एम देखें, इसका ऑब्जेक्टिव देखें, सो इट बेसिकली एम्स टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी एंड नॉलेज इकोनॉमी। तो इंडिया को डिजिटल इंडिया बनाना है। ठीक है, तो पावर टू, इसका लोगो क्या है? पावर टू, वो क्या है जो मोटो होता है? पावर टू एम्पावर। ठीक है,
सो दिस इज देयर एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इसका जो इसके विजन एरियाज हैं वो 3 यहाँ पे विजन एरियाज हैं, 3 इसके पिलर हैं कह सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल देखो चीजों को समझने की कोशिश करो, चीजों को याद मत करो। जैसे हमने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंदर मेक इन इंडिया देखा था, तो मेक इन इंडिया में 4 कंपोनेंट थे, ठीक है। उन कंपोनेंट के हिसाब से आप कोई भी मेंस का आंसर बना सकते हो। क्या थे कंपोनेंट? PIMS, न्यू प्रोसेस, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू माइंडसेट, न्यू सेक्टर, है ना। तो ऐसे याद रखो। ऐसे ही आप अगर याद करें स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर था, उसमें भी 3 कंपोनेंट थे। भैया कौन से 3 कंपोनेंट थे जल्दी से बताओ। पहला कंपोनेंट था हैंड होल्डिंग और सिंप्लीफाइंग, ठीक है, जिसमें आपने देखा था सिंप्लीफिकेशन किया जाता है। दूसरा कंपोनेंट था फंडिंग और तीसरा कंपोनेंट था इंडस्ट्रिया एकेडमिया पार्टनरशिप और इंक्यूबेशन। तो इस तरीके से 3 पिलर वहां थे, 4 पिलर यहाँ थे। पीएम आशा, प्रधानमंत्री आय संरक्षण अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, तो वहां पर भी हमने देखा था 3 कंपोनेंट थे। कौन कौन से कंपोनेंट थे? पीपीएस था एक, जो प्राइस, जो प्रोक्योरमेंट जो प्राइस होता है, ठीक है। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा दैट वहां पर हमने पब्लिक एक प्राइवेट स्टॉकिस्ट वाला था, जिसमें ऑयल सीड्स के लिए प्राइवेट वाली चीज थी, और एक प्राइस डेफिशिएंसी स्कीम थी। तो ऐसे करके आपने वहां 3 पिलर देखे थे। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में आपको 4 कंपोनेंट देखने को मिले थे। एक्सेलरेटेड इरिगेशन मिला था, इसके अलावा पर ड्रॉप मोर क्रॉप, हर खेत को पानी, और वाटरशेड मैनेजमेंट। तो पिलर बेस्ड जो चीजें हैं उन्हें बहुत आसानी से याद रख सकते हो। जैसे एक और याद करा देते हैं, जैसे हमने देखा था मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल जो हस्बेंड्री और डेयरी फिशरी है, वहां पे आपका एक आया था वोवीन प्रोडक्टिविटी, नेशनल मिशन ऑन वोवीन प्रोडक्टिविटी। तो उसमें भी पशु संजीवनी, फिर उनका रिप्रोडक्टिव मेथड, एडवांस्ड रिप्रोडक्टिव मेथड, और इसके अलावा ई हार्ट, ई एनिमल हार्ट। तो इस तरीके से वहां पे भी 4 पिलर्स थे। तो पिलर बेस्ड तरीके से मेंस की प्रिपरेशन आप आसानी से कर सकते हो। यहाँ पर क्या है, वापस आ जाते हैं, बहुत बह गए भावनाओं में, वापस आ जाते हैं डिजिटल इंडिया में। यहाँ पर 3 पिलर हैं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल एम्पावरमेंट, और सर्विस ऑन डिलीवरी या सर्विस ऑन डिमांड। जैसे वीडियो ऑन डिमांड होता है, सर्विस ऑन डिमांड एंड गवर्नेंस। तो गवर्नेंस वाला एक जनरल कंपोनेंट, बेसिकली 2 आपको डिजिटल से याद रखने, एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक एम्पावरमेंट। तो कोई भी आंसर है तो आप इनके बेसिस पर इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन कुछ भी फ्रेम कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है वो प्रेफर की जाएगी। सो दिस इज देयर एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 2.5 लाख प्लस कॉमन सर्विस सेंटर बनाए जाएंगे। याद करने की कोशिश करो, जब हमने बात की थी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की लेक्चर नंबर 1 में, और लेक्चर नंबर 1 में हमने देखा था कि 2 स्कीम थी जहां हमने कॉमन सर्विस सेंटर की बात की थी। एक थी प्रधानमंत्री जो आपकी एक एक तो आपकी प्रधानमंत्री जो अभी वाली किसान सम्मान निधि वाली योजना थी, और एक जो श्रम जो मानधन योजना थी, ठीक है। तो दोनों में आपको देखने को मिला था कॉमन सर्विस सेंटर्स का रोल था। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है दैट कॉमन सर्विस सेंटर्स जो है वो अंडर डिजिटल इंडिया में बनाए जाते हैं, ठीक है, मैंने वहां बताया भी था। और 2.5 लाख यहाँ पे प्लस, तो 2.5 लाख ये हमने कहीं नंबर सुना भी है। नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन के अंदर, भारत नेट प्रोजेक्ट के अंदर फेज 2 में ये नंबर 2.5 लाख आया था, क्योंकि इतनी ग्राम पंचायत है। तो ये भारत मिशन, भारत नेट प्रोजेक्ट में ये चीज हमें नंबर 2.5 लाख प्लस देखने को मिला था। तो ऐसे याद रख सकते हो। इसके अलावा याद इंपॉर्टेंट नहीं है कि याद रखो, बट मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रीलिम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है 2.5 लाख और ऐसे, बट यू हैव टू रिमेंबर। इसके अलावा चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो है वो क्रिएट किया जाएगा यहाँ पर, जो यहाँ पे क्या करेगा इन एट लीस्ट 10 की मिनिस्ट्रीज, तो ताकि जो चीजें हैं जो एम्पावरमेंट और ये डिजिटलाइजेशन है इसको इजी वे में जल्दी जल्दी किया जा सके। दैट्स वाई यहाँ पर उसको एनकरेज करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए, सिस्टम उस पूरी प्रोसेस को फैसिलिटेट करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। ओके, समझ आ गया, बिल्कुल इजी था। कॉमन सर्विस सेंटर याद रखना, 3 पिलर याद रखना, 9 एरियाज भी हैं, बट दोस थिंग्स आर नॉट इम्पोर्टेंट, एरियाज एंड ऑल। किलर किलर पिलर क्या है, जो भी बोलना चाहो, किलर पिलर से याद रखना 3 है यहाँ पर। ओके, नाउ डिजिटल इंडिया हो गया। अब बात करते हैं जीवन
प्रमाण की। जीवन प्रमाण वैसे तो एक बड़ी स्कीम कह सकते हो, बट ये एक तरीके की वैसी स्कीम है जो अदर्स में पढ़ लेते हैं। तो जीवन प्रमाण क्या है? टू फैसिलिटेट ऑनलाइन सबमिशन। देखो क्या होता है, जो लोग जो पेंशनर्स होते हैं, यहाँ पे याद रखना कौन है बेनिफिशियरी, पेंशनर्स, एंड स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग लाइफ। देखो पेंशनर्स जो होते हैं ना, उनको क्या होता है, बार बार रिपीटेडली और पीरियोडिकली अपने आप को प्रूव करना होता है दैट अभी हम जिंदा हैं, ठीक है। तो वो अभी हम जिंदा है वाला सीन इनको क्रिएट करके इनको बार बार उनको सर्टिफिकेट लेके वो प्रूव करना पड़ता है। और वो प्रूफ कैसे होता है, आपको ऑफिस जाना पड़ेगा वहां पे, एंड यू हैव टू प्रूव योर प्रेजेंस कि हाँ अभी हम जिंदा हैं, है ना। तो इस तरीके का सीन है। तो ये था सीन, लेकिन अभी क्या है, क्योंकि दिक्कत होती है, एज के साथ दिक्कत होती है, तो प्रमाण जो है, जीवन का प्रमाण, प्रमाण मीन्स सर्टिफाई, टू सर्टिफाई, ठीक है। प्रमाण पत्र होता है ना, सर्टिफिकेट, तो प्रमाण का मतलब दैट टू सर्टिफाई, ठीक है। सो जीवन प्रमाण, तो जीवन हम मतलब अभी जिंदा उसका सर्टिफिकेट, ठीक है। तो उस तरीके का चीज यहाँ पे जरूरत होती है पेंशन वगैरह में, और उसके लिए इनको बार बार जाना पड़ता है। तो यहाँ क्या है, पेंशनर जो है गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के, और किसी भी और गवर्नमेंट, अदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के, वो इसके बेनिफिशियरीज हैं। यहाँ होता क्या, आधार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन बेस्ड डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। पहले क्या था, फिजिकल सर्टिफिकेट था, तो हम फिजिकल टू डिजिटल हो गए हैं। ये आपके आंसर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये चीजें लिखनी है आपको। दैट इसने क्या करा है, डिजिटल ने, डिजिटलाइजेशन ने, आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन ने, दैट नाउ फिजिकल सर्टिफिकेट की जगह वी नीड डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, जिसको डीएलसी बोल सकते हैं। तो ये डिजिटल सर्टिफिकेट होगा, इसमें डिजिटली चीजें होंगी, तो बार बार जाने की भी जरूरत नहीं है, ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो जाएगा कि हाँ अभी हम जिंदा हैं, ठीक है। दिस इज देयर। इसके अलावा डीएलसी जो है वो जीवन प्रमाण सेंटर प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जीवन प्रमाण सेंटर्स, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट जीवन प्रमाण। अब बात करते हैं पीएमजीडीएस, पीएमजी दिशा, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। जानबूझकर नहीं लिखा है फुल फॉर्म, ताकि आपके थोड़ा सा होश रहे साथ में, ठीक है। सब कुछ लिखा लिखा मिल जाता है तो फिर वैसे नहीं रहते हो एक्टिव, है ना। सो दैट्स वाई अगर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि, ये वाला जो परियोजना थी, ठीक है, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, तो इस परियोजना में मैंने जानबूझकर पीएम बीजेपी लिखा था ताकि बीजेपी से याद रहे। ऐसे यहाँ दिशा से याद रहे ना, पीएमजी दिशा, ठीक है। सो टू मेक 6 करोड़ रूरल हाउस होल्ड डिजिटली लिटरेट, ठीक है। तो इनको डिजिटली लिटरेट करना है, और 40% ऑफ द रूरल हाउस होल्ड बाई कवरिंग 1 मेंबर फ्रॉम एलिजिबल हाउस होल्ड बाई 31 मार्च 2020। तो एक डिजिटल साक्षरता, डिजिटल साक्षरता का मतलब डिजिटल, यू मस्ट बी नोइंग कि डिजिटल और साक्षरता मीन्स लिटरेसी। सो डिजिटल लिटरेसी के लिए ये कैंपेन चलाया जा रहा है। सो यू हैव टू रिमेम्बर कि 6 करोड़ रूरल हाउस होल्ड, रूरल है ये, रूरल है ये, रूरल है, अर्बन नहीं है, ठीक है। तो उनको ये सब करना है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो यहाँ पे है वो कॉमन सर्विस सेंटर, सीएससी ई गवर्नेंस इंडिया लिमिटेड, ठीक है, जो स्पेशल पर्पस व्हीकल है, कंपनीज एक्ट 1956 में इनकॉर्पोरेटेड है ये, ठीक है। तो ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। अच्छा, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी आ गया, बताओ चलो इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी जो है वो आपकी एफपीओ की कौन सी थी, और नाम की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी थी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे। इसके अलावा साइबर स्वच्छता केंद्र, साइबर स्वच्छता केंद्र चेन्नई सुपर किंग्स, सीएसके, ठीक है। तो ये जो साइबर स्वच्छता केंद्र हैं, ये अब याद रखना। देखो जब भी साइबर सिक्योरिटी और ऐसी चीजें आएंगी तो आपकी स्कीम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर जाएंगी ज्यादातर, ठीक है। जो आप और चीजें अभी हम पढ़ेंगे, जब हम होम मिनिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पे साइबर रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो होम मिनिस्ट्री के अंदर होती हैं। बट दिस साइबर स्वच्छता केंद्र जो सीएसके है, क्योंकि सीएसके तो भाई, सीएसके तो सीएसके है, तो सीएसके कैसे उसमें एमएचए में जाएगी, तो सीएसके बाहर है माइटी में। सीएसके पावरफुल है ना, माइटी है, बहुत माइटीएस्ट टीम ऑफ आईपीएल। सो ऐसे कुछ याद कर लेना, और सीएसके में चेन्नई सुपर किंग्स को पावरफुल ही मानना, होम मिनिस्ट्री के अंदर मत डाल देना, ठीक है। होम मिनिस्ट्री के अंदर नहीं रह पाएगी ना पावरफुल, सो इसलिए ध्यान रखना इसको। साइबर स्वच्छता केंद्र और साइबर इनिशिएटिव की तरह नहीं है ये सीएसके, ये जो है वो इसमें आता है माइटी में, ठीक है, याद रखना इसको।
है क्या, टू एनहेंस द साइबर सिक्योरिटी ऑफ डिजिटल इंडिया। जो डिजिटल इंडिया है, जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी साइबर सिक्योरिटी नाम से क्लियर है। ठीक है, बॉटनेट और मालवेयर थ्रेट्स वगैरह, जो वायरस वगैरह जो अभी अभी जैसे पेगासस चला था और बहुत सारे वायरस यहाँ पे चले हुए थे, एंटीवायरस वायरस एंटीवायरस जो भी है, तो वो चीजें। इसके अलावा बॉटनेट क्लीनिंग एंड मालवेयर एनालिसिस सेंटर जो है वो यहाँ पे काम करेंगे। इसके अलावा ऑपरेटेड बाय इंडियन, ये जो इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, तो ये जो CERT इंडिया, ठीक है, ये बेसिकली एक साइबर जो सिक्योरिटी है उस फील्ड में ये इंपॉर्टेंट बॉडी है आपकी, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, ठीक है। सो दिस बॉडी विल बेसिकली ऑपरेट दिस। इसके अलावा नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी, ये जो नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी थी उसमें एनवीसेक किया दिया गया था दैट हमें ऐसी पॉलिसी, ऐसे इनिशिएटिव की जरूरत है उसमें, क्योंकि जैसे होता है ना कि कोई भी इनिशिएटिव आता है तो बैकग्राउंड में कोई पॉलिसी चल रही होती है। सो उस तरीके से यहाँ पर भी है। इसके 3 पिलर हैं, 3 कंपोनेंट हैं साइबर स्वच्छता केंद्र के। पहला कंपोनेंट है एम कवच, ठीक है, तो एम कवच एक प्रोटेक्टिव लेयर, प्रोटेक्शन की तरह यहाँ पे नाम है इसका, कवच। इसके अलावा यूएसबी प्रतिरोध, यूएसबी प्रतिरोध मतलब जो यूएसबी लगी होती है, यूएसबी इज अ पेरिफेरल डिवाइस, जो लगी होती है कंप्यूटर में या कहीं पे भी, तो वायरस वगैरह से उसको बचाना, ठीक है। तो एम कवच इज लाइक प्रोटेक्शन। सिमिलरली यूएसबी प्रतिरोध मतलब यूएसबी वगैरह को प्रोटेक्ट करना कि वायरस वगैरह से बची रहे। इसके अलावा ऐप संबीत, ठीक है, ऐप संबीत। तो दीज आर द 3 कंपोनेंट्स जो आप यूज कर सकते हो आपकी आंसर राइटिंग में। ओके, नाउ इंडिया बीपीओ प्रमोशन स्कीम, ठीक है। तो बीपीओ प्रमोशन स्कीम जो है वो यहाँ पे है। इसमें बेसिकली क्या है, एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा आईटी और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज में, कैसे, बीपीओ ऑपरेशन के थ्रू। तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट एंड टू प्रमोट बीपीओ, ठीक है। सो दिस इज द थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर, ठीक है। तो बीपीओ प्रमोशन प्लस एम्प्लॉयमेंट, तो ये आपको ऑब्जेक्टिव याद रखना है। इंसेंटिवाइजेशन होगा इसमें बीपीओ प्रमोशन के लिए, इंसेंटिवाइजेशन होगा वायबिलिटी गैप फंडिंग के थ्रू, ठीक है, बाई वायबिलिटी गैप फंडिंग। 48300 सीट्स, इतनी बीपीओ, इतनी सीट्स जो हैं आईटी इनेबल्ड सीट्स इस तरीके से डेवलप की जाएंगी और इतनी सीट्स जो हैं वो बेसिकली प्रोवाइड की जाएंगी। इसके अलावा इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, ठीक है। तो चलो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी 2 मैंने पिछले में पूछ दी थी, एक और पूछता हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर हमने एक स्कीम देखी थी, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर हमने स्कीम देखी थी फार्माकोविजिलेंस, फार्माकोविजिलेंस वाली जो स्कीम थी, तो उसमें आपकी कौन सी थी, और पीएमबीजेपी जो हम अभी पढ़ रहे थे, भारतीय जनौषधि वाली, जो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल में हमने देखी थी, तो उसका बताओगे, ठीक है। पीएमबीजेपी भारतीय जनौषधि परियोजना, उसमें कौन इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है, ठीक है। और यहाँ कौन है इंडिया बीपीओ में, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, STPI। तो ये चीज ध्यान रखना। चलो मैं ऊपर वाले का आंसर बता देता हूँ, प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि परियोजना, तो वहां पे आपकी ब्यूरो ऑफ फार्मा PSU ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी बॉडीज वगैरह प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बीपीओ प्रमोशन के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया है। अभी बहुत सारे पार्क हम पढ़ चुके हैं, पहले भी पार्क आगे भी पढ़ेंगे, बट आपको अभी ये याद रखना है। वैसे कौन से पार्क पढ़े हुए हैं जरा बताओ कमेंट में, कमेंट में नहीं बताओ, चलो मैं बता देता हूँ। ये भी मेडिकल डिवाइसेस पार्क पढ़ा था, इसके अलावा बल्क ड्रग पार्क पढ़ा था, और हमने बात की थी आपकी प्लास्टिक पार्क की, ठीक है। सो ये सारे के सारे मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स फर्टिलाइजर वाले में थे। इसके अलावा एक्सक्लूजन है, देखो बीपीओ में एक्सक्लूजन है मेट्रो सिटीज का, यानी मेट्रो सिटीज कौन कौन सी, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, एनसीआर, पुणे, ठीक है। तो मेट्रो सिटीज का थोड़ा सा एक्सक्लूजन है, क्योंकि पहले से यहाँ प्रमोशन हो चुका है, तो थोड़ा सा इंक्लूसिविटी की वजह से ऐसा किया जा रहा है। देयर इज ऑल्सो अ सेपरेट नॉर्थ ईस्ट बीपीओ। एक देखो बीपीओ जो प्रमोशन हम पढ़ रहे हैं ना, इंडियन बीपीओ, तो ये एक नॉर्थ ईस्ट बीपीओ प्रमोशन स्कीम भी है, लेकिन वो जो स्कीम है वो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का पार्ट है, नॉर्थ ईस्ट वाला, वो अलग नहीं है, वो इसमें नहीं आती है, ये चीज ध्यान रखना। दैट इंडियन बीपीओ प्रमोशन स्कीम जो है वो नॉर्थ ईस्ट प्रमोशन वाले से अलग है। ये उसी तरीके से है जैसे फॉर एग्जांपल आप देखते हो, जैसे जोनल काउंसिल बनाई गई थी 1956 में, ठीक है, जो एक्ट आया था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, उसके बाद जोनल काउंसिल बनाई गई थी। तो हमारे यहाँ 5 जोनल काउंसिल बनाई गई उस टाइम पे 1956 में। एक थी आपकी सेंट्रल, एक थी आपकी नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ,
इस तरीके से बना दी गई। लेकिन नॉर्थ ईस्ट काउंसिल जो है, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल, जोनल काउंसिल, वो अलग बॉडी है, वो इसके साथ नहीं बनाई गई थी, वो बाद में बनी है। ऐसे ही यहाँ पर है कि इंडियन बीपीओ प्रमोशन स्कीम में नॉर्थ ईस्ट बीपीओ प्रमोशन नहीं आता है। ठीक है, याद रहेगा, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क याद रहेगा कि हाँ, बीपीओ, बीपीओ वैसे तो बीपीओ में पी का मतलब कुछ और है, बट पी का मतलब पार्क याद रख लेना। तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इन इंडिया, इंडियन बीपीओ प्रमोशन स्कीम। ओके, आई होप यू आर गेटिंग नाउ। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, तो ये इम्प्लीमेंट किया जाता है जॉइंटली। बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव आपको पता है, सुपर कंप्यूटिंग और ये चीजें इंपॉर्टेंट हो रही हैं, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0। सो बिकॉज ऑफ दैट थिंग कि यहाँ पर इनके प्रमोशन के लिए ऐसा है। बाकी इससे क्या हो जाएगा, इससे बहुत अलग अलग बेनिफिट आएंगे। ठीक है, तो अल्टीमेटली वो सब चीजें आप पता है आपको, तो उसमें कुछ ऐसा लॉजिक बनेगा नहीं कि यूपीएससी कुछ ट्रिगर कर पाए या कुछ ट्रिक कर पाए। सो यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, दैट इट इज इम्प्लीमेंटेड jointly by Department of Science and Technology, that is DST, और Department of Electronics and Information Technology, DIT। ठीक है, तो ये दो डिपार्टमेंट है। यहाँ ये चीज इंपॉर्टेंट है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बिकॉज सुपर कंप्यूटिंग, अगर करंट अफेयर भी पढ़ते हो, मैगजीन वगैरह भी देखोगे, तो सुपर कंप्यूटिंग किसका पार्ट होता है? सुपर कंप्यूटिंग साइंस एंड टेक का पार्ट है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ साथ यहाँ पे ये माइटी भी है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। थ्रू टू ऑर्गेनाइजेशन, दो ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प से, कौन कौन? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, सीडेक, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, आईआईएससी बेंगलोर। तो आईआईएससी बेंगलोर और सीडीएसी, इन दो के हेल्प से ये दो काम इंप्लीमेंट करेंगे। क्या? नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। नेशनल, ये बेसिकली नेटवर्क ऑन इंडियन सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड ओवर द नेशनल नॉलेज नेटवर्क। तो ये चीज इंपॉर्टेंट फीचर है इसका, इस पर्टिकुलर मिशन का, कि नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन में इंडियन सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड, तो वो जो है मतलब ऑर्गेनाइजेशन टाइप की या नेटवर्क है, वो तो क्रिएट किया ही जाएगा। बट एट द सेम टाइम जो एग्जिस्टिंग नॉलेज नेटवर्क है, नेशनल नॉलेज नेटवर्क, उसके ऊपर भी इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे हमने फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट पढ़ा था, तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की स्कीम्स जो है वो तो अब आउटडेटेड हो चुकी हैं, अब पोस्ट वगैरह का उतना काम नहीं है। बट बिकॉज पोस्ट जो है वो बहुत ज्यादा, उसका उसका क्या है, वो बहुत ज्यादा तरीके से आप कह सकते हो कि उसकी रीच है। ठीक है, तो उसको हम अपडेट करके उसी में हम बीमा योजना लगा रहे हैं, उसी में हम बैंकिंग लगा रहे हैं, उसी में हमने पोस्ट, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक लॉन्च कर दिया, उसमें ही हम बाकी चीजें कर रहे हैं। सो क्योंकि उसकी रीच बहुत ज्यादा है, सो दैट्स वाई ऐसे ही नेशनल नॉलेज नेटवर्क के ऊपर ही इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा, उसी नेटवर्क के साथ कंबाइन कर दिया जाएगा। सिमिलरली आप सेकेंड एआरसी वगैरह पढ़ो, तो वहां पर ये भी कह दिया जाता है कि लोकल गवर्नमेंट वगैरह जो है, वो उसको एक ऐसे जो उसका डिवीजन होता है, वो स्टेट की जो जो मतलब सेंटर के इलेक्शन या स्टेट के इलेक्शन में जो मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, वो उसी के बेसिस पर, उसी के हिसाब से होनी चाहिए। मतलब दो लोकल वाली हो तो उनको मिला के एक बड़ी बन जाए ना, ऐसा नहीं है कि कोई आगे पीछे टेढ़ा मेढ़ा, तो एक तरीके का सीन होना चाहिए। तो ऐसा सेकेंड एआरसी ने भी कहा है रेशनलाइज करने के लिए। तो ऐसे आप समझ सकते हो दैट ये चीजें, स्ट्रेटजी हम हर जगह फॉलो करते हैं, तो वो चीज यहाँ पर भी है। इसके अलावा हाईली प्रोफेशनल हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग अवेयरनेस, एचपीसी, अवेयर ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, तो हाई प्रोफेशनल हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग अवेयर ह्यूमन रिसोर्स इससे जनरेट होते हैं एक तरीके के। ठीक है, तो हाई प्रोफेशनल हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं दैट सुपर कंप्यूटिंग मतलब हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग। इसके अलावा भी है स्त्री स्वाभिमान। अगेन इट इज इम्पोर्टेंट, अभी तो मैं बता रहा हूँ माइटी के अंदर तो आपको याद रहेगा, लेकिन जब एग्जाम में आएगा तो स्त्री पढ़ के आप मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ मतलब सोच सकते हो। सो ध्यान रखना, स्त्री स्वाभिमान, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ आईटी माइटी की है। ठीक है, स्वाभिमान की है। तो स्वाभिमान सिर्फ यही नहीं होता दैट सब मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में होगा, कुछ एजुकेशन अवेयरनेस की वजह से इसको यहाँ पे रखा गया है। सो दिस इज समथिंग जो आपको बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है। याद इसलिए बिकॉज ये चीजें भूल सकते हो। तो ये क्या है? टू फैसिलिटेट द सोसाइटी एट लार्ज बाय एम्पावरिंग द वीमेन एंटरप्रेन्योर। ये चीज इंपॉर्टेंट है, वीमेन एंटरप्रेन्योर की बात हो रही है, वीमेन एंटरप्रेन्योर के एम्पावरमेंट की बात हो रही है, स्त्री स्वाभिमान की बात हो रही है। स्त्री स्वाभिमान टू फैसिलिटेट द सोसाइटी एट लार्ज बाय एम्पावरिंग इट्स वीमेन एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, तो ये स्त्री स्वाभिमान में ये चीज है। इसके अलावा इसमें साथ ही साथ
सैनिटरी नैपकिन माइक्रो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो सेटअप की जाएंगी। सो दिस इज समथिंग जो आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा जैसे आपने देखा होगा, अगर याद नहीं है तो, जैसे फॉर एग्जांपल हमने जन औषधि, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र परियोजना जो पढ़ी थी, पीएमबीजेपी, भारतीय जन औषधि केंद्र, तो वहां पे एक जन औषधि सेवा करके एक चीज थी, ठीक है, एक छोटा सा उसी के अंदर मिशन था, उसमें ये सैनिटरी नैपकिन्स वगैरह प्रोवाइड करने का प्रोविजन था, ठीक है, मेंस्ट्रुअल एज में जो वीमेन होती हैं। तो वैसे ही यहाँ पर भी है स्त्री स्वाभिमान में, तो ऐसे चीजों को लिंक किया जाता है, एक साथ नहीं पढ़ो, ठीक है, भूल जाओगे अदरवाइज। तो ऐसे याद रखो कि हाँ, पीएम बीजेपी में जनऔषधि सेवा था और जनऔषधि सेवा से रिलेटेड ये भी है, तो दोनों एक साथ दिमाग में याद कर लो कि हाँ, स्त्री स्वाभिमान माइटी में है, वो उसमें मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूम सॉरी केमिकल फर्टिलाइजर के मतलब ऐसे आप याद रखिए, ठीक है, भारतीय जन औषधि जो भी था फार्मास्यूटिकल में था, तो आप ऐसे याद रखिए। इसके अलावा स्वाभिमान ब्रांड नेम जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। मेंस्ट्रुअल हाइजीन रिलेटेड अवेयरनेस भी जनरेट की जाएगी, देख लो यहाँ पे एंटरप्रेन्योर भी है और ये भी है। इसके अलावा सीएससी एसपीवी विल ट्राई टू रेज द फंड टू प्रोवाइड सैनिटरी पैड्स टू द गर्ल स्टूडेंट इन द रूरल एरियाज ऑफ द कंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये स्पेशल पर्पस व्हीकल होगा, स्पेशल पर्पस व्हीकल विल प्रोवाइड these facilities to the women and all those nitty-gritties, ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट फंड की। अरे भाई फंड आ गया, अरे फंड आ गया भाई, फंड देखो, फंड से याद करो, कितने सारे फंड हमने पढ़े हुए हैं, याद करने की थोड़ी सी कोशिश करो, थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग करवाने की कोशिश करते हैं। हमने सबसे पहले एक फंड देखा था, एग्री टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, एग्री टेक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। अरे सर हमें तो याद ही नहीं है। एग्रीटेक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हमने तब देखा था जब हमने नाम देखी थी, नाम को इम्प्लीमेंट करने के लिए एग्रीटेक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की जरूरत पड़ी थी, क्योंकि नाम मतलब एग्रीकल्चरल मार्केट, टेक्नोलॉजी आएगी, ई नाम वगैरह टेक्नोलॉजी आ रही है, सो दैट्स व्हाई एग्रीटेक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। उसी मिनिस्ट्री में एक एग्री मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी था, एग्री मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी था। इसके अलावा रिसेंटली बजट में भी एक एग्रीकल्चरल माइक्रो एग्रीकल्चर इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड तैयार किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ डेयरी में भी हमने एक स्कीम पढ़ी थी जिसका नाम था डेयरी इंटरप्राइज डेवलपमेंट स्कीम, अगर याद नहीं है तो पहला लेसन देखो, ठीक है। डेयरी एंटरप्राइज डेवलपमेंट स्कीम देखी थी, जो डेयरी एंटरप्राइज वेंचर कैपिटल फंड इस तरीके की स्कीम का एक रिविजिट था। तो अभी जो है वो ये है डेयरी एंटरप्राइज डेवलपमेंट स्कीम, तो वहां पर भी हमने फंड देखा था। और भी देखें तो मिनिस्ट्री पीएम किसान कृषि सिंचाई योजना, पीएम कृषि सिंचाई योजना में हमने देखा था कि डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग थी और वो सब। इसके अलावा वहां पे भी दो फंड थे, माइक्रो लेवल इरिगेशन और आपका जो हायर लेवल पे इरिगेशन होता है, ठीक है, तो वहां पे इरिगेशन के लिए फंड था अंडर नाबार्ड। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे फंड जो है ओवरऑल देखने को मिलेंगे, आपको और भी फंड मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें आपकी मेक इन स्टार्टअप इंडिया की, तो स्टार्टअप इंडिया में मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि पिलर्स थे, तो स्टार्टअप और इंडिया में भी पहला पिलर क्या था, सिंप्लीफिकेशन एंड फंडिंग, तो वहां पर भी फंड ऑफ फंड बनाया गया था, ठीक है, 10,000 करोड़ का फंड ऑफ फंड। दूसरा फंड कैसे आएगा, वहां पे क्रेडिट गारंटी फंड भी बनाया गया था। और कैसे आएगा पैसा, सेबी की जो रजिस्टर्ड वहां पे हैं बॉडीज, वहां पे गवर्नमेंट उसमें क्या करेगी, इन्वेस्ट करेगी, और वो इक्विटी वगैरह से गवर्नमेंट उसमें आएगी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के थ्रू। तो ऐसे बहुत सारे फंड हैं, डेयरी के लिए फंड था, एग्रीकल्चर के लिए था, ऐसे ही उसी मिनिस्ट्री डेयरी वाले में एक बेसिकली फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी था। तो बहुत सारे फंड हैं, कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलते हैं, तो चीजों को जोड़ते हुए चलो, चीजों को जोड़ते हुए चलोगे तो ही याद रहेगा, अदरवाइज ये छोटी चीजें पक्का भूल जाओगे। सो इन चीजों को ऐसे जोड़ते हुए याद किया करो और लिख लिया करो, ये पीडीएफ डाउनलोड करके ऐसे लिख लेना, ठीक है, उसी के साथ साथ, ठीक है। इसके अलावा टू अचीव नेट जीरो इम्पोर्ट, अब वापस आ जाते हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट फंड में। इसमें नेट जीरो इम्पोर्ट हमें अचीव करना है बाई 2020 एज एनविसेक्ड इन द डिजिटल इंडिया स्कीम। तो डिजिटल इंडिया स्कीम जो है उसमें कहा गया था वो चीज यहाँ करनी है, मतलब नेट जीरो इम्पोर्ट। तो इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट फंड यानी जो इम्पोर्ट हम करते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड, तो वो हमें जीरो करना है। और इसके अलावा फंड ऑफ फंड यहाँ पे क्रिएट किया गया है, फंड ऑफ फंड जैसे हमने देखा था स्टार्टअप और स्टार्टअप इंडिया में फंड ऑफ फंड किया गया था, तो वैसे ही यहाँ पर है फंड ऑफ फंड्स क्रिएट किया गया है। और हेल्प अट्रैक्ट द वेंचर फंड्स, एंजल फंड एंड सीड फंड टुवर्ड्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इनोवेशन। इसके अलावा
इसके अलावा यहाँ पे है दैट इट विल हेल्प क्रिएट अ बैटरी ऑफ डॉटर फंड एंड फंड मैनेजर्स। तो फंडिंग वगैरह यहाँ पे, क्योंकि ये इस तरीके का है, नाम ही इसका इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट फंड है। और मेंस्ट्रुअल, ये चीज आप यहाँ पे डिलीट कर सकते हो, ये चीज नहीं है इसकी। और फंड मैनेजर जो है वो कैन बैंक वेंचर कैपिटल फंड जो है वो इसका फंड मैनेजर। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज समथिंग जो आपको याद रखनी है, दैट यहाँ पर फंड मैनेजर जो है वो कैन बैंक वेंचर कैपिटल फंड है। ठीक है, ये बताओ जरा कि उसमें कौन सा फंड मैनेजर था जो आपकी प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना थी, किसान मानधन योजना, तो वहाँ LIC वाज द फंड मैनेजर। ठीक है, और अगर याद करो, एक जगह और हमने ऐसे ही पढ़ा था जहाँ पे फंड मैनेजर था, तो हम प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन में भी ऐसा ही LIC फंड मैनेजर है। ठीक है, तो ऐसे फंड मैनेजर्स और बाकी सारी चीजें याद करते हुए चलते हैं। ओके, अब बात करते हैं नेशनल पॉलिसी ऑन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। तो नेशनल पॉलिसी क्या है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की, ये बात करती है टू क्रिएट रोबस्ट सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इकोसिस्टम। ठीक है, तो ये नेशनल पॉलिसी आई है बेसिकली, जैसे एजुकेशन वगैरह का ड्राफ्ट आया था वैसे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के ऊपर पॉलिसी। ठीक है, तो ये बात करती है मॉनिटरिंग, और मॉनिटरिंग करने का जो काम है वो नेशनल, यहाँ इसके फीचर्स हम डिस्कस कर रहे हैं। नेशनल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट मिशन, ये इसका मॉनिटरिंग एजेंसी है। और पार्टिसिपेशन जो है इस बॉडी में आ रहा है फ्रॉम गवर्नमेंट, इंडस्ट्री और एकेडमिया। इस पर्टिकुलर इसमें जो ये मॉनिटरिंग एजेंसी है, इसमें पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है गवर्नमेंट, इंडस्ट्रिया और एकेडमिया, ये सारी एकेडमी का। ठीक है, सो मॉनिटरिंग जो है वो ये बॉडी करेगी। आउटले इसमें 1500 करोड़ का 7 साल के लिए दिया गया है। और फंड जो है वो डिवाइडेड इनटू सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट फंड और रिसर्च इनोवेशन फंड। तो यहाँ पे जो ओवरऑल फंडिंग है ना वो इन दो चीजों में डिवाइड होगी। ठीक है, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट फंड और रिसर्च इनोवेशन फंड। ठीक है, तो एक तरीके का रेशनलाइजेशन किया जा रहा है, और फंड है ये भी। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, नेशनल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट पॉलिसी है तो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट फंड। ठीक है, जैसे एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, एक्वाकल्चर एंड फिशरीज डेवलपमेंट फंड, है ना। तो ऐसे डेवलपमेंट फंड है ना, तो ऐसे ही यहाँ पे भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट फंड, तो ऐसे याद रख सकते हो। इसमें बेसिकली है क्या, इसमें क्या क्या, क्योंकि अब पॉलिसी है तो पॉलिसी के फीचर होंगे। टू प्रमोट द क्रिएशन ऑफ अ सस्टेनेबल इंडियन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंडस्ट्री। जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, अभी देखो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट आपका बार बार आएगा, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। तो अभी हमने देखा पहले सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट मिशन आया था, नेशनल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट मिशन, फिर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट फंड आया था, और अब सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को बेसिकली प्रमोट और क्रिएट करने की बात है, सस्टेनेबल इंडस्ट्रीज की क्रिएट करने की बात है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की। इसके अलावा नर्चर 10,000 टेक्नोलॉजी स्टार्टअप इन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंडस्ट्री। तो ये हेल्प करेंगे 10,000 टेक्नोलॉजी स्टार्टअप को टू क्रिएट अ टैलेंट पूल फॉर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंडस्ट्री। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं। और टू बिल्ड अ क्लस्टर बेस्ड इनोवेशन ड्रिवन इकोसिस्टम। सो दिस इज द पॉलिसी ऑफ दिस नेशनल पॉलिसी ऑन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव हैं, ये इसके फीचर्स हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। फंड हो गया, मॉनिटरिंग हो गई, और बार बार सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है, कुछ इधर उधर आगे पीछे का चेंज करना है, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट पढ़ते रहो। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्कीम इज सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्कीम। ये पार्क से तो अपना पुराना नाता है, हमने पढ़े हुए हैं मेडिकल डिवाइस पार्क, हमने पढ़ा हुआ है प्लास्टिक पार्क, हमने पढ़ा हुआ है पिछले उसी लेसन में आपका बल्क ड्रग पार्क, और अभी पिछले में भी हमने एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया देखा था, STPI देखा था, जो एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी थी। ठीक है, और वो किसमें थी, पी से आया, याद था। पार्क क्या था, पी, तो पी से हमने क्या लिखा था, BPO, PPO का पी। तो ऐसे याद रख सकते हो कि प्रमोशन ऑफ BPO वाले में ये था। ठीक है, ओके। सो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्कीम, ये जो स्कीम है ये क्या है, फॉर द डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर अवेयरनेस। तो कंप्यूटर अवेयरनेस के डेवलपमेंट और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, नॉट अवेयरनेस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में क्या है कि इसके एक्सपोर्ट और डेवलपमेंट की बात है। जैसे मेडिकल डिवाइसेस, मतलब जो भी होता है तो उसी के लिए होता है ना। मेडिकल डिवाइसेस में मेडिकल डिवाइस बनाने के 4 मेडिकल डिवाइस एरियाज जो बना के उनमें फिर उसमें इंपोर्ट वगैरह हमारा ज्यादा होता है, तो इसलिए वो बनाया जा रहा था। तो ऐसी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी इन चीजों के लिए डेवलपमेंट करो फिर एक्सपोर्ट करो। तो सॉफ्टवेयर पॉलिसी 1986 जो थी उसने बेसिकली इसकी बात की थी, और इसने उस चीज को रियल कर दिया 1991 में इस स्कीम ने।
समझ रहे हो, जैसे आप कुछ बात करते हो पॉलिसी में, फिर पॉलिसी इंप्लीमेंट करते हो। जैसे हेल्थ पॉलिसी आई थी 2017 में, वहां पे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात हुई थी, बाद में आयुष्मान भारत ने वो चीज रियल कर दी, ठीक है। या वहां पे ये बात हुई थी प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे फोकस करना है, तो आयुष्मान भारत का एक कंपोनेंट ये भी है कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए जाएंगे। या पॉलिसीज कोई भी आती है तो उसको बाद में रियल भी किया जाता है। या जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा था जब साइबर सिक्योरिटी केंद्र सीएसके चेन्नई सुपर किंग वाला पड़ा था, तो उसके पीछे बैकग्राउंड में पॉलिसी थी, साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी। तो आपको हर जगह यही देखने को मिलेगा, मेंस में कोई भी आंसर भी लिख रहे हो तो यू हैव टू बी कॉशियस अबाउट दिस थिंग। कोई भी चीज लिख रहे हो, कोई भी स्कीम लिख रहे हो, यू कैन राइट दिस थिंग इन द बैकग्राउंड कि ये पॉलिसी ने ऐसा कहा था, दैट्स व्हाई ये चीज आई थी, ठीक है। सो आप कहीं पर भी इसको यूज कर सकते हो। इसके अलावा 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्कीम है ये, और इसमें एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट जो है और एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन्स हैं और साइंस पार्क, टेक्नोलॉजिकल पार्क सभी को कंबाइन किया जा रहा है। तो ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन है इसका, क्योंकि सॉफ्टवेयर तो हमारे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इसमें भी आ रहे हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में, लेकिन यहाँ पे क्या है, टेक्नोलॉजी और उसको डेवलप करके एक्सपोर्ट करने पे फोकस है इस पर्टिकुलर पॉलिसी में, ठीक है, याद रखना ये। इसके अलावा एक है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ये क्या है, मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए, लार्ज इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए इन द इलेक्ट्रॉनिक्स वैल्यू चेन, ठीक है। तो प्रोडक्ट लिंक में यहाँ कौन से प्रोडक्ट हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को इंसेंटिवाइज किया जाएगा 4 to 6% ऑन द इंक्रीमेंटल सेल्स, ठीक है। तो इंसेंटिवाइज ऐसे नहीं किया जाएगा, बेस्ड ऑन सेल्स, ठीक है। तो समझ रहे हो, तो इसीलिए कहा जा रहा है प्रोडक्शन लिंक्ड। प्रोडक्शन लिंक का मतलब है एक तरीके का परफॉर्मेंस लिंक्ड, है ना। तो मतलब जब आप काम करोगे तब आपको पैसे मिलेंगे, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल बात होती है कि जैसे पीएसयूज हैं, तो ऐसा लाना चाहिए, गवर्नमेंट सेक्टर में लाना चाहिए, तो वही चीज है। इसके अलावा एप्लीकेबल फॉर टारगेट सेगमेंट्स नेमली मोबाइल फोन और स्पेशलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। अब प्रोडक्शन लिंक में प्रोडक्शन करना है, तब आपकी परफॉर्मेंस मेजर होगी, तब आपको इंसेंटिव मिलेगा 4 से 6%। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करने की बात है, लेकिन अभी तक हमें क्लैरिटी नहीं आई है। तो यहाँ एक चीज याद रखना कि एप्लीकेशन है फॉर द टारगेट सेगमेंट्स ओनली, मतलब प्रोडक्शन लिंक में अगर आप डेयरी फिशरी का प्रोडक्शन कर रहे हो, दैट थिंग इज नॉट कंसिडर ओवर हियर, ठीक है। इस स्कीम का ओवरऑल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसमें भी मोबाइल इंटरनेट और स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, ठीक है। तो मोबाइल फोन वगैरह में थोड़ा फोकस है, क्योंकि मोबाइल फोन अगर आप देखो इंडिया में बहुत ज्यादा, आपको पता है चाइनीज पूरा एंटर हुआ रखा है, सो दैट्स व्हाई ये चीज है। इसके अलावा आई इट ऑल्सो हेल्प इन क्रिएटिंग 2-4 चैंपियन इंडियन कंपनीज। तो 2 से 4 चैंपियन इंडियन कंपनीज बनाने की भी यहाँ पे बात है कि ये चैंपियन, जैसे हम रियलमी और रेडमी और ये ओप्पो और वीवो, है ना, मोबाइल वाले में पूरा भरा पड़ा है, तो थोड़ा सा 3-4 बनाने की यहाँ पे बात है। तो 2-4 के चक्कर में हर मोबाइल कंपनी सोचेगी कि यार हमें यहाँ बनाना है, यहाँ हमें ये फायदा लेना है, और फिर ओवरऑल हम यहाँ पे चैंपियन कंपनी बन जाएंगे। तो इस तरीके से आप समझिए दैट देयर इज अ काइंड ऑफ इंसेंटिवाइजेशन, कि आपको प्रोडक्शन के बेसिस पर इंसेंटिवाइजेशन मिलेगा। नेक्स्ट वी हैव मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, MOEFCC। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, जो 2008 में ये प्लान आया था। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज जो है, इसमें क्या क्या एक्शन प्लान है, बेसिकली प्लान से पहले समझते हैं, फीचर्स हैं ये, और ये है इसके बेसिकली एक्शन प्लान के 8 पिलर या 8 कंपोनेंट। 8 पिलर को मैं याद कराऊंगा, जैसे मैंने ग्रीन रिवॉल्यूशन को तोड़ दिया था तीन तीन मिशन में, 4 सब मिशन में, 3 इंटीग्रेटेड स्कीम में और 1 नेशनल ई गवर्नेंस प्लान में। तो जैसे हमने वहां तोड़ दिया था और याद कर लिया था, वैसे ही ये नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज को हम अभी याद करेंगे। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज जो है, इसमें बेसिकली आपको देखने को मिलेगा कि 3 मिशन हैं और 3 बेसिकली सस्टेनेबल रिलेटेड है चीजें, 3 डायरेक्ट मिशन है, 3 सस्टेनेबल मिशन है, और फिर बचेंगे 2। तो 2 जो बचे हैं वो ये मिशन और एनहेंस्ड, ये बड़े बड़े नाम है, ठीक है, इनको अलग से याद रख लेना। तो 3 अलग, 3 सस्टेनेबल वाले और 2 थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड। सबसे पहले 3 जो सिंपल से मिशन है वो क्या है, नेशनल सोलर मिशन, नेशनल वाटर मिशन और नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, ठीक है। तो मिशन मिशन मिशन, सोलर, वाटर और ग्रीन इंडिया, ठीक है। सोलर वाटर ग्रीन इंडिया, तो ऐसे आप SW सोलर वाटर ग्रीन इंडिया कैसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। स्वच्छ भारत ग्रामीण
भारत का डब्ल्यू मान लो इसको आज के लिए, ठीक है। तो SBG नहीं है, SWG है, सोलर, वाटर और ये ग्रीन इंडिया। तो नेशनल सोलर मिशन, नेशनल वाटर मिशन, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, ठीक है। फिर है नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटाट, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम। ये सस्टेनेबल वाले 3 है, सस्टेनेबल हैबिटाट, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और सस्टेनिंग हिमालय, ठीक है। तो हैबिटाट, एग्रीकल्चर, हिमालय, तो HAH, हा। तो ऐसे आप याद रख सकते हो। इसके अलावा 2 थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, नेशनल मिशन ऑन एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी और स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो दोनों थोड़े से क्लाइमेट से रिलेटेड है, एनर्जी से रिलेटेड है, क्लाइमेट एनर्जी से रिलेटेड है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। ओके, तो अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि इसकी गाइडलाइन क्या है। बेसिकली ये गाइडलाइन है, मेजर गाइडलाइन नेशनल एक्शन प्लान की, प्रोटेक्शन, यानी जो क्लाइमेट चेंज है उससे प्रोटेक्ट करना है पुअर और वल्नरेबल सेक्शन को, ठीक है। क्योंकि अमीर तो फिर वो दूर दूर रहते हैं, अच्छे से घर में रहते हैं, लेकिन जो जो लोग पुअर हैं, जैसे कोई इसमें कोई मछुआरा है, ठीक है, कोई ये वो है, या कोई उसी के बगल में रहता है, कोस्ट के बगल में, कोस्टल एरिया के बगल में है, सो बिकॉज ऑफ दैट थिंग ये सबसे ज्यादा दिक्कत होती है इन लोगों को, पुअर और वल्नरेबल को, तो उनके प्रोटेक्शन की बात है। इसके अलावा अचीविंग नेशनल ग्रोथ, तो नेशनल ग्रोथ जो है वो सस्टेनेबल तरीके से अचीव करनी है, ये है। डिमांड साइड मैनेजमेंट, डिमांड के बेसिस पर, डिमांड साइड जो प्रॉफिट वगैरह है जो भी है, तो डिमांड साइड चीजें चलानी है। बेटर टेक्नोलॉजी लानी है, ये भी है। बेटर टेक्नोलॉजी का क्या करेंगे, उससे मिटिगेशन और एप्लीकेशन, एडेप्टेशन। मिटिगेशन होता है किसी चीज को कम करना, ठीक है, कि पहले इतना हो रहा था, मतलब पहले इतना परसेंट कार्बन आ रहा था, अब कम हो गया, ठीक है। तो मिटिगेट यानी रिड्यूस करना। एडेप्टेशन क्या है, रिड्यूस नहीं हो पाएगा, अब इससे ज्यादा रिड्यूस नहीं हो पाएगा, ये इतना ही रहेगा, मतलब फिर हम एडेप्ट उसमें कैसे करें, ठीक है, हम उसमें एडेप्ट कैसे करें, दिस इज इट। इसके अलावा मार्केट मैकेनिज्म, सो मार्केट में, अंडर मार्केट मैकेनिज्म वी हैव रिवार्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो मार्केट मैकेनिज्म मतलब मार्केट मैकेनिज्म यहाँ पर लेके आओ और रिवार्ड करो, जो थोड़ा इंसेंटिव वगैरह प्रोवाइड करो, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मॉडल हैं या जो भी सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड हो रहा है। इंक्लूसिविटी यहाँ पे है कि सिविल सोसाइटी, लोकल गवर्नमेंट सभी का पार्टनरशिप है, और स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज को बोला गया है एडवांस में दैट यू हैव टू टेक वल्नरेबिलिटी ऑफ सेक्टर्स इन कंसिडरेशन। तो कोई भी सेक्टर है उसकी वल्नरेबिलिटी कंसिडरेशन में लेते हुए आपकी स्टेट पॉलिसी बनाइएगा, ऐसा स्टेट एक्शन प्लान को गाइडलाइन में कहा गया है। इसके अलावा नेशनल एडेप्टेशन फंड और फॉर द क्लाइमेट चेंज, इसको बनाने की भी बात नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज में है, नेशनल एडेप्टेशन फंड ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना। अब बात करते हैं इंडियन कूलिंग एक्शन प्लान की। सिंपल सा प्लान है कूलिंग एक्शन का प्लान। इंडियन कूलिंग एक्शन प्लान वो है कि यहाँ पे थर्मल कंफर्ट फॉर ऑल, जैसे हम पढ़ते रहते हैं हाउसिंग फॉर ऑल और ये फॉर ऑल, वो फॉर ऑल, ठीक है। तो ऐसे आप बहुत सारी चीजें पढ़ते हो, हाउसिंग फॉर ऑल, वैसे ही थर्मल कंफर्ट फॉर ऑल, ठीक है। सस्टेनेबल कूलिंग, थर्मल कंफर्ट प्रोवाइड कराना, जैसे गर्मियों में क्या होता है, लोग एसी चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, लेकिन जिसके पास कुछ ना हो तो वो क्या चलाए, कुछ ना चलाए, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, सस्टेनेबल कूलिंग और थर्मल कंफर्ट सभी को। 20 साल का ये प्लान है, और रिड्यूस करना है बोथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एमिशन। ये भी इसमें है कि एमिशन वगैरह अगर कम होगा तो अपने आप जो क्लाइमेट चेंज हो रहा उसको हम बेसिकली टैकल कर पाएंगे, ठीक है, दैट्स वाई टैकल कर पाएंगे, काउंटर कर पाएंगे। ओके, इसके अलावा इसमें 5 बेसिक इसके कंपोनेंट हैं। पहला कंपोनेंट ये है कि कूलिंग डिमांड को अक्रॉस द सेक्टर हमें कम करना है बाई 20%। नंबर्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इतना बस याद रख लो कि कूलिंग डिमांड को कम करना है, ठीक है। इसके अलावा रिड्यूस रेफ्रिजरेंट डिमांड, तो कूलिंग डिमांड का मतलब जो अभी कूल करने के लिए डिमांड है, कूलिंग की डिमांड ही कम कर दिया जाए कि लोगों को कूल मतलब वहां करनी ना पड़े, जगह इतनी गर्म हो ही ना कि ऐसा हो। फिर अगर करनी भी पड़ रही है तो रेफ्रिजरेंट की डिमांड कम करना, ठीक है, समझ रहे हो कि मतलब समझ रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल 30 डिग्री मान लो, नॉर्मल मान लो, हम इतने में हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 40 हो जाएगा तो हमें दिक्कत है। तो रिड्यूस कूलिंग डिमांड मतलब हम एमिशन ही इतना कम करते हैं कि ये 40 जाए ही ना, नॉर्मली इतना रहने लगे। तो ये कूलिंग डिमांड को रिड्यूस करने के लिए एमिशन वगैरह पे फोकस होगा। लेकिन जब चलो हो गया, बढ़ गया, तो रेफ्रिजरेटर यूज कर रहे हो तो उसकी रेफ्रिजरेंट डिमांड जो है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। इसके अलावा कूलिंग एनर्जी रिक्वायरमेंट, जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है कूल करने के लिए उसको रिड्यूस करना, और रिकॉग्नाइज करना कूलिंग एंड रियलाइज्ड एरिया एज अ थ्रस्ट एरिया ऑफ रिसर्च, रिसर्च वगैरह करनी है, और ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड
किया जाएगा। सो दिस इज कूलिंग एक्शन प्लान। इंडिया एक बड़ी पॉपुलर और प्रोएक्टिव यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है, बिकॉज इंडिया इज यू कैन से माना जाता है कि ये पहली कंट्री है, इंडिया ऐसा मान रहे हैं अभी तक, ठीक है, कि शायद इंडिया पहली कंट्री है जो ऐसे ऐसे कोई प्लान इतना प्रोएक्टिव तरीके से लेकर आया है विद रिस्पेक्ट टू कूलिंग एक्शन प्लान, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है। इसके अलावा नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, बेसिकली ये 102 नॉन अटेनमेंट सिटीज जो एम्बिएंट एयर क्वालिटी इंडेक्स और डब्ल्यूएचओ एयर क्वालिटी इंडेक्स डब्ल्यूएचओ रिपोर्ट के बेसिस पर 102 सिटीज में होगा। तो याद रखना ये पैन इंडिया लेवल नहीं है, ठीक है। एमसीक्यू में आ सकता है कि पैन इंडिया है, तो नहीं, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम पैन इंडिया नहीं है। ये बात करता है दैट PM10 इन 102 सिटीज में PM10 और PM2.5 को रिड्यूस करना है 20 से 30% बाई 2024। दिस इज द टारगेट ऑफ दिस नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। तो टारगेट कब तक का है? 2024 तक का है, 2022 तक का नहीं है, 2024 तक का है। जैसे जल जीवन मिशन था, जल जीवन मिशन क्या था? जिसमें FHTC फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन और फंक्शनल टैप कनेक्शन दिए गए थे, वो वाला था, ठीक है। तो उसमें भी 2024 तक है, ये भी 2024 है, ठीक है। इसके अलावा 2017 जो है वो बेस ईयर है, 2019 फर्स्ट ईयर है, और प्रोग्राम विल बी पार्टनर विद द मल्टीलेटरल एंड बाइलेटरल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में 102 याद रखना, इधर 2024 तक का टारगेट है, 20 से 30% कम करने का टारगेट है। 2017 बेस ईयर है, और प्रोग्राम में मल्टीलेटरल बाइलेटरल इस तरीके के पार्टिसिपेशन होंगे। लास्ट इन दिस स्कीम इन दिस मिनिस्ट्री अभी 2 है, ठीक है। ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्किल डेवलपमेंट की बात हो रही है, और वो वाली स्किल कौन सी वाली? ग्रीन वाली। तो स्किल डेवलपमेंट सुन के इसको जोड़ मत देना आपकी MSME या कुछ कोई और मिनिस्ट्री से, स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से नहीं, और कहीं नहीं जोड़ना है इसको। ग्रीन स्किल्स को जोड़ना है तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट से रखना है बस। स्किल डेवलपमेंट इन द एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट सेक्टर में स्किल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट इन कंसल्टेशन विद नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी जो है वो इसको स्कीम को लाएगी, इसकी गाइडलाइन वगैरह और जो भी कोर्सेज हैं इसके, क्योंकि प्रोग्राम स्किल डेवलपमेंट का कोई प्रोग्राम होगा, कुछ कोर्स होगा, तो उस कोर्स को कंप्लाइंट वो रहेगा नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क से, NSQF, ठीक है, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। तो इससे ये कंप्लाइंट रहेगा। ये आप हम पहले भी NSQF देख चुके हैं पुराने लेसन्स में। इसके अलावा यूटिलाइजिंग द वास्ट नेटवर्क एंड एक्सपर्टीज, जो भी इन्वायरमेंटल सिस्टम है, इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये बेसिकली एनविस जो है ये ई गवर्नेंस इनिशिएटिव है जहाँ पे सारी चीजें एनवायरनमेंट से रिलेटेड होती हैं। तो इसकी इसकी जो एक्सपर्टीज है उसको यूटिलाइज कैसे किया जाएगा, इन सब चीजों को करके लोगों में ये चीजें स्किल के फॉर्म में भरी जाएंगी, रखी जाएंगी, डेवलप की जाएंगी, तो इस तरीके से। इसके अलावा GSDP एनविश जो है ये एक मोबाइल ऐप है जो बेसिकली एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप यहाँ पे प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, GSDP एनविश। तो ये सारी चीजें जो आपको याद रखनी है ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का एनविस ऐप, एनविस इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इसकी जो इसमें इंफॉर्मेशन है उन सब चीजों को डेवलप करके, उनको डेवलप करा के उनको हेल्प लिया जाएगा उनका सारी चीजों का, ठीक है। सो दिस इज इट। अपार्ट फ्रॉम दैट सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट, सिक्योर हिमालय जो है, हिमालय को सिक्योर करना है यानी कंजर्वेशन करना है लोकली और ग्लोबली सिग्निफिकेंट बायोडायवर्सिटी, लैंड और फॉरेस्ट रिसोर्सेज, तीनों चीजों का, बायोडायवर्सिटी, लैंड और फॉरेस्ट रिसोर्सेज इन द हिमालयन इकोसिस्टम, हाई एल्टीट्यूड जो भी हिमालयन इकोसिस्टम है वहां पे। सिक्योरिंग लाइवलीहुड कंजर्वेशन सस्टेनेबल यूज एंड रिस्टोरेशन ऑफ हाई रेंज हिमालयन इकोसिस्टम, ये इसका फुल फॉर्म है कि सिक्योर करना है लाइवलीहुड कंजर्वेशन सस्टेनेबल यूज एंड रिस्टोरेशन, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एसोसिएशन UNDP के एसोसिएशन के साथ इसको लॉन्च किया था। UNDP के साथ इसमें ट्रैफिक जो है वो भी एक पार्टनरिंग एजेंसी है। फंडिंग जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगा प्लस UNDP प्लस ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। तो ये चीजें याद रखनी है कि फंडिंग यहाँ से आ रही है। जैसे पहले, अब याद रखना यहाँ वर्ल्ड बैंक फंडिंग नहीं दे रहा है, वर्ल्ड बैंक ने बहुत फंडिंग, जितनी फंडिंग है वो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में दे दी थी। याद करो, थोड़ा सा ऐसे याद कर सकते हो कि पानी थोड़ी ज्यादा बड़ी समस्या है कंपेयर टू हिमालय। हिमालय तो भाई इंडिया में ये पानी तो सब जगह खत्म हो रहा है, ठीक है, इवन साउथ अफ्रीका केप टाउन सब जगह खत्म हो रहा है। तो जल शक्ति में वर्ल्ड बैंक ने 2-3 स्कीम में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, जैसे नेशनल हाइड्रोलॉजिकल प्रोजेक्ट में, अटल भूजल योजना में, और आपका एक और स्कीम थी
नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट, ये अटल अटल वाली, और इसके अलावा एक और स्कीम थी। तो 3 स्कीम यहाँ पे थी जिनमें कंट्रीब्यूशन आपका इसका था, ठीक है। तो ये चीजें आपको ऐसे लिंक करनी है चीजों को। इसके अलावा प्रोजेक्ट जो है वो 6 इयर्स लॉन्ग एंड इट इज मेड फॉर स्पेसिफिक लैंडस्केप्स, ठीक है। तो 6 ईयर लॉन्ग प्रोजेक्ट है ये वाला। इसके अलावा एम जो है ओवरऑल ये है कि प्रोटेक्शन ऑफ स्नो लियोपार्ड एंड अदर एंडेंजर्ड स्पीसीज इन द हैबिटेट, रिड्यूस वाइल्ड लाइफ क्राइम और इलीगल ट्रेड वगैरह को भी कम करना। थोड़ा सा देखो बहुत ज्यादा बड़ा अप्रोच है, क्योंकि कंजर्वेशन, बायोडायवर्सिटी और सारी चीजें यहाँ कवर हो रही हैं सिक्योर हिमालय में, ठीक है। इवन स्नो लियोपार्ड और स्पीसीज वगैरह का भी यहाँ पे बात हो गई लास्ट में। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इज द अनदर मिनिस्ट्री जो हम यहाँ डिस्कशन करेंगे जिसका। तो नेशनल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो है इसकी पहली स्कीम है नो इंडिया प्रोग्राम। नो इंडिया प्रोग्राम क्या है? टू बेसिकली फैमिलराइज इंडियन यूथ, इंडियन ऑरिजिन की जो यूथ है, ठीक है, इंडियन ओरिजिन की यूथ है विद द इंडियन रूट्स और कंटेम्प्रेरी इंडिया। 18 से 30 साल के जो यूथ हैं, युवा शक्ति है भारत जो यूथ है इंडिया की, तो उसको बेसिकली इंडियन ओरिजिन यूथ को यहाँ पे फैमिलराइज किया जाएगा इंडिया के बारे में, इंडिया के जो भी कल्चर है, ट्रेडिशन है वगैरह एंड वगैरह। ये एक 3 वीक ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, 3 वीक ओरिएंटेशन प्रोग्राम है। और प्रेफरेंस जो है वो गिवन होगी पीआईओ को, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन फ्रॉम दिस गिरतमिया कंट्रीज, ठीक है। तो पीआईओ फ्रॉम गिरतमिया कंट्रीज, गिरमित्या कंट्री याद रखना है, क्वेश्चन हो सकता है आ जाए कि गिरमित्या कंट्री रिसेंटली सीन इन द न्यूज, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? गिरमित्या कंट्रीज का मतलब है कि डिसेंडेंट्स ऑफ इंडेंचर्ड इंडियन लेबरर्स। तो इंडेंचर्ड इंडियन लेबर जैसे जो इंडिया की लेबर ब्रिटिशर्स के टाइम में कहीं और किसी कॉलोनी में, जो ब्रिटिश की कोई और कॉलोनी है, जैसे आपको देखने को मिलेगा साउथ अफ्रीका था या बाकी और अफ्रीका में जो कंट्रीज हैं या ये सब, तो वहाँ इंडिया के लोग वहां पे चले जाते थे काम करने, फिर वो वहीं रुक गए तो इंडेंचर्ड लेबर बन के वो जाया करते थे, ठीक है। इसी तरीके से आपने पढ़ा होगा ये सब बचपन में या एनसीईआरटीज वगैरह में कि आपको देखने को मिलता है, जैसे फॉर एग्जांपल वेस्ट इंडीज में, साउथ अफ्रीका में बहुत से इंडियन ओरिजिन के भी लोग हैं, वो कैसे वहां पहुंच गए? वो एज अ इंडेंचर्ड लेबर ही पहुंच गए थे। तो गिरमित्या कंट्रीज में जो जहाँ पे इंडेंचर्ड लेबर गई थी इंडिया की, तो गिरमित्या कंट्रीज के पीआईओ जो इंडियन ओरिजिन के पर्सन है उनको 3 वीक ओरिएंटेशन। तो यहाँ पे इंडिया के लिए सिर्फ नहीं है इंडियन ओरिजिन, ये उसी तरीके के है जैसे हमने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में एक माइनर स्कीम देखी थी जहां पर लोगों को जम्मू कश्मीर, स्टूडेंट्स को जम्मू एंड कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में भेजा जाएगा आर्मी को देखने के लिए, जो आउटरीच प्रोग्राम है उसके अंतर्गत ऐसा हो रहा था। तो वैसे ही नो इंडिया प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की, ठीक है, कि यहाँ पर 3 वीक की ओरिएंटेशन प्रोग्राम है। देन समीप, समीप का मतलब है स्टूडेंट और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंगेजमेंट प्रोग्राम। तो समीप का मतलब एक तरीके से पास, समीप की हिंदी होती है पास में आना, ठीक है। समीप हमारे समीप निकट है ना वैसे, तो पास पास आना है किसको? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को और स्टूडेंट्स को, ठीक है। एंगेजमेंट प्रोग्राम है टू ड्राइव इंटरेस्ट इन डिप्लोमेसी एज अ करियर ऑप्शन, ठीक है। तो डिप्लोमेसी को करियर ऑप्शन बनाने के लिए यहाँ पर एक तरीके का एक एंगेजमेंट किया जाएगा। टू टेक इंडियन फॉरेन पॉलिसी लॉन्ग एंगेजमेंट विद द स्टूडेंट अक्रॉस द कंट्री। आप समझने की कोशिश करो, नो इंडिया प्रोग्राम किस लिए था? वो सिर्फ इसलिए था कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बाहर के हैं, इंडेंचर्ड लेबर गिरमित्या कंट्रीज के, वो इंडिया में आएंगे, 3 वीक की ओरिएंटेशन ट्रेनिंग लेंगे और इंडिया के बारे में जानेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ होगा। लेकिन समीप में क्या है? समीप में इंडिया के जो लोग पहले से हैं, यहाँ विदेशी वाले नहीं है, यहाँ डायोस्पोरा नहीं है, यहाँ गिरमित्या और वो कुछ नहीं है, यहाँ इंडिया के जो आम आम लोग हैं हमारे आपके जैसे, दे विल बेसिकली इनको ड्राइव करने की कोशिश की जाएगी डिप्लोमेसी एज अ करियर बनाने के लिए, और इंडियन फॉरेन पॉलिसी की एंगेजमेंट और ये सब। यहाँ पे ऑफिसर जो होंगे वो इंटरेक्ट करेंगे स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है। यहाँ ऐसा नहीं कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है वो यहाँ पे कौन होगा, उसमें ऑफिसर जो है, कौन से ऑफिसर? अंडर सेक्रेटरी और उसके ऊपर लेवल के लोग, ठीक है। तो वो एमईए वर्क्स वगैरह को, बेसिक एलिमेंट ऑफ पॉलिसीज, हाउ डिप्लोमेसी कैसे होती है, ठीक है, ट्रैक टू डिप्लोमेसी क्या होता है, ठीक है, कल्चरल डिप्लोमेसी क्या होता है, 1.5 ट्रैक डिप्लोमेसी क्या होता है, 2+2 डायलॉग क्या होता है, तो ऐसे सब कुछ बताएंगे वो, ठीक है। इसके अलावा वॉलेंट्री प्रोग्राम है, ये कोई ऐसा जबरदस्ती वाली चीज नहीं है, वॉलेंट्री प्रोग्राम है। सो समीप इज ऑल अबाउट द एंगेजमेंट और डिप्लोमेसी एज अ करियर की बात है। इसके अलावा भी है प्रवासी कौशल विकास योजना, ठीक है।
कौशल विकास योजना, हम एक कौशल विकास और पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री पीएमकेवीवाई होगी, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ये प्रवासी कौशल विकास योजना है, मतलब यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर आ जाएगी, स्किल डेवलपमेंट नहीं आएगी, याद रखना। ठीक है, तो ये थोड़ी चीजें स्किल से बहुत मिलती जुलती होती हैं। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले भी एक ग्रीन स्किल डेवलपमेंट देखा था, तो क्योंकि ग्रीन था इसलिए वो आ गया था एनवायरमेंट में। ठीक है, ऐसे ये प्रवासी है तो इसलिए अपने आप आ गया एक्सटर्नल अफेयर में। ठीक है, तो इसमें क्या है, ट्रेनिंग होगी, सर्टिफिकेशन होगा इंडियन वर्कफोर्स को, कीप ऑन ओवरसीज अनएम्प्लॉयमेंट, सिलेक्टेड सेक्टर में ओवरसीज अनएम्प्लॉयमेंट में प्रोवाइड करने के लिए प्रवासी उनका, क्योंकि वो यहाँ थोड़ी ना काम करेंगे, तो बाहर काम कर सकें, ऐसी ट्रेनिंग ऐसा सर्टिफिकेशन उन्हें दिया जाएगा। ये एक स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव है, एमईए का पार्टनरशिप रहेगी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के साथ। ठीक है, जैसे अभी हमने देखा था एनएसडीसी जो थी वहां पे, स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इम्प्लीमेंट करेगा एनएसडीसी। तो अभी हमने यहाँ पे भी देखा था, थोड़ा सा लिंक करने की कोशिश करो ग्रीन स्किल डेवलपमेंट से। ग्रीन स्किल डेवलपमेंट अगर देखोगे तो यहाँ पे भी एनएसडीसी था, नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी के कंसल्टेशन के साथ काम करना था। यहाँ पर भी नेशनल स्किल क्वालिटी फ्रेमवर्क वगैरह था। तो ऐसे ये है, ठीक है, प्रवासी वाला। तो यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या है, शॉर्ट टर्म प्रोग्राम है, 2 वीक्स टू 1 मंथ, तो इतना प्रोग्राम होगा, कौशल विकास की ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी, स्किल वगैरह इनकलकेट कराई जाएगी। लास्ट भी है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है, क्या नाम है मिनिस्ट्री का, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। तो इसमें बेसिकली आपको याद रखना है दैट यहाँ पर एक एक स्कीम है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। पहले इसका नाम सिर्फ संपदा था, अब इसको प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, KS बाई, प्रधानमंत्री KS बाई। ठीक है, कृषि सिंचाई नहीं है, लेकिन ये किसान संपदा है, तो इस वजह से इसका फुल फॉर्म ही है, आधा वादा नहीं चलता है। ठीक है, तो पूरा नहीं, पूरा बोलोगे प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, PM KS बाई मत कर देना, वो कृषि सिंचाई के लिए यूज हुआ है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली ये एक अम्ब्रेला स्कीम है। अम्ब्रेला स्कीम मतलब पहले अलग अलग स्कीम थी, उनको सारे कंबाइन कर दिया। जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन एक अम्ब्रेला स्कीम थी, जिसमें 11 मिनिस्ट्रीज 11 आ गई थी। ब्लू रिवॉल्यूशन वाज आल्सो द अम्ब्रेला स्कीम। इस तरीके से ये भी एक अम्ब्रेला स्कीम है। ठीक है, तो मेगा फूड पार्क्स जो है वो इसमें है, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन वैल्यू एडिशन और प्रिजर्वेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। कोल्ड चेन वैल्यू एडिशन आपको पता है कि पूरा जो वैल्यू एडिशन होती है, जीडीपी जब कैलकुलेट करते हो तो आपने पढ़ा होगा ग्रॉस वैल्यू एडेड वगैरह, तो वैल्यू एडिशन और प्रिजर्वेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंफ्रास्ट्रक्चर के जो भी मतलब चीजें हैं, जो क्योंकि प्रधानमंत्री कृषि ये जो है फूड प्रोसेसिंग की है, तो यहाँ पे प्रिजर्वेशन इज इम्पोर्टेंट, चीजें खराब नहीं होनी चाहिए, तो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर की भी यहाँ पे ये अलग से स्कीम है। इसके अलावा भी है फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी एक अलग तरीके का इनिशिएटिव है फूड क्वालिटी सेफ्टी के लिए। इसके अलावा क्रिएशन एक्सपेंशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन कैपेसिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर, स्कीम फॉर क्रिएशन ऑफ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज। बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज क्या होता है कि मतलब ये अगर इंडस्ट्री मार्केट, ये बस मान लो ये प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, तो मार्केट मतलब फार्मिंग से, फार्मर से लेके यहाँ तक आएगा जो प्रोडक्ट, उसको बैकवर्ड लिंकेज बोलेंगे। और यहाँ से जब ये आगे जाएगा मार्केट तक, ठीक है, तो इसको कहेंगे फॉरवर्ड लिंकेज। तो ये पूरा मार्केट में फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज, क्रिएशन ऑफ दिस लिंकेज। इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स एंड इंस्टीट्यूशन। So these are the components of प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। एंड लास्ट भी है मेगा फूड पार्क। मेगा फूड पार्क मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, मेगा फूड पार्क। तो मेगा फूड पार्क जो है वो प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करती है फॉर फूड प्रोसेसिंग यूनिट, है ना। तो ये फूड पार्क, जैसे हमने बहुत सारे पार्क देखे हैं ना, फिर से नहीं बताऊंगा, लेकिन हमने 4-5 पार्क देख चुके हैं अभी तक। तो मेगा फूड पार्क जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की क्रिएशन की बात करती है, टू प्रोवाइड मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है, इसके अलावा ये क्लस्टर अप्रोच पर आधारित है, जैसे हमारा एफपीओ था, जैसे हमारी अभी पिछले में भी हमने एक स्कीम देखी थी, तो क्लस्टर बेस्ड अप्रोच है। हमने बहुत सारे अप्रोच भी देखे, जैसे हमने एक रिवर बेसिन अप्रोच देखा था, रिवर बेसिन अप्रोच। ठीक है, एक हमने देखा था यूटिलिटी बेस्ड अप्रोच। ठीक है, तो बहुत सारे अप्रोच होते हैं, तो अप्रोच वगैरह ऐसे भी आप सारी स्कीम्स को याद रख सकते हैं, अलग अलग कुछ कंपोनेंट्स करके तोड़ मरोड़ के। नाउ सप्लाई चेन कंसिस्ट ऑफ कलेक्टिव सेंटर्स, प्राइमरी सेंटर्स और सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर्स और कोल्ड चेन। ठीक है, तो कलेक्टिंग सेंटर्स होते हैं बिल्कुल फार्मर के नजदीक, फार्मर है उसके पास। फिर कलेक्टिंग सेंटर से जोड़ दिए जाते हैं प्राइमरी, और प्राइमरी के बाद सबसे बड़े लेवल पर सीपीसी यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर। तो ओवरऑल ये हब एंड स्पोक मॉडल, हब एंड स्पोक
HUB हब एंड स्पोक मॉडल वर्क करता है इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर। इसके अलावा फंडिंग जो है वो सेंटर 50% देता है नॉर्मली, और अगर वैसा स्टेट है नॉर्थ ईस्ट का तो 75%। इसके अलावा इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी एक स्पेशल पर्पस व्हीकल यहाँ पे तैयार किया जाएगा, वो स्पेशल पर्पस व्हीकल इज द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट मेगा फूड पार्क, और ये सारी मिनिस्ट्रीज और ये सारी स्कीम्स इसी के साथ हमारी आज की खत्म होती हैं। दिस इज इट फॉर द डे। आई होप द लेक्चर इज हेल्पफुल फॉर यू। अगर हेल्पफुल है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। दिस इज इट फॉर द डे। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। अब कल हम बात करेंगे, अगले लेक्चर में हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 5 की, और आगे बढ़ाएंगे इस गवर्नमेंट स्कीम की मैराथन को। ओके, दिस इज इट फॉर द डे। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।